हेलो बच्चों, टक्सांस एजुकेशन से मैं डॉक्टर पंकज कड़ेल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम एसेशन रीजन और एमसीक्यूज करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का सेगमेंट है वो है केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो बेटा आज हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आगे टर्म 1 में आपके बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें अब समझेंगे क्या केस बेस्ड स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और कैसे उनमें हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ईच क्वेश्चन अगेन विल बी एक्सप्लेनिंग ईच कॉन्सेप्ट, ओके, एंड पूरा पैसा वसूल टाइप अगेन ये एपिसोड होने वाला है और कंटिन्यूअस इसी तरीके से आप बने रहिए तो लास्ट में हम क्या कर पाएंगे, बायोलॉजी को अपनी मुट्ठी में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन, दैट इज क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज केस बेस्ड और पैसेज बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या होगा, पैसेज मिलेगा आपको और उस पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें कई बार आपको एक चॉइस भी मिल जाती है कि भाई 5 अगर क्वेश्चन है तो उसमें से आप 4 कोई से भी 4 का आप जवाब दीजिए। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4। अगेन मैंने पहले भी आपको बताया हमें क्या करना है, हमें जो इसमें लिखा है सबसे पहले वो पढ़ना है ध्यान से। तो क्या करना है, 4 क्वेश्चंस। तो बेटा अगर 5 भी करके आओगे तो नंबर तो 4 ही मिलने हैं, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, 4 पे ही फोकस करो। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे पैसेज और उसके बाद क्वेश्चंस क्या आते हैं उस हिसाब से हम उसका आंसर करेंगे। तो पैसेज क्या है, ये पैसेज बेटा मैं आपको बता दूं जो वाटर है उसके ऊपर है। वाटर की जो एक टेंडेंसी है, ठीक है, जो वो शो करता है सेल के साथ, उसके ऊपर है। अब इसको एक बार देख लेते हैं। दैट इज वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल विच रिक्वायर्स एज सॉल्वेंट इन मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, एंड इट इज नीडेड एज ए रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस अलोंग विथ CO2 टू फॉर्म ग्लूकोज एंड O2 इज रिलीज्ड। तो ये तो हमने पढ़ा है, जल ही जीवन है ना, जल बिना सब सून या पानी बिन सब सून। वही वाली बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है हमारे लिए, है ना। और कहाँ कहाँ काम में आता है, प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है, CO2 के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज बनाता है, O2 रिलीज होती है। जो इससे पहले हमने MCQs करे थे वहां पे भी हमने डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन आया था इस पे। उसके बाद वो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी वहां पे हमने बात करी थी वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने से, एक बात वहां करी थी, वही चीज है यहाँ। इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस बाय मीन्स ऑफ वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस in which osmosis is a special type of mean for transportation। ठीक है, तो मतलब ये बहुत से ऐसे हमारे बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस होते हैं या प्लांट्स के अंदर मैं कहूँ जिनको ट्रांसफर करने का काम करता है, और जो प्रोसेसेस होती है जिनके थ्रू ये होता है उनमें से एक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द पैसिव मूवमेंट। अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दे रहे हैं ये, ऑस्मोसिस इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आप केमिस्ट्री में जरूर आप लोगों को ध्यान होगा, बताया होगा मैंने, सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलकर के बनाते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, या हम कह सकते हैं डिफ्यूजन प्रेशर जहां ज्यादा हो, हायर डिफ्यूजन प्रेशर टू लोअर कंसंट्रेशन और लोअर डिफ्यूजन प्रेशर अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये ऑस्मोसिस है। ठीक है, तो इस पूरे पैसेज में क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वाटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल एंड इट इज रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज in plants and also it is involved in transfer of various biological substances, और उसमें एक प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस के बारे में उन्होंने बात करी। तो ये पूरा पैसेज इस बारे में था। नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। अब 2 तरीके का ऑस्मोसिस शो होता है, दैट इज एक्सोस्मोसिस। देखो एक्सोस्मोसिस जो है दैट इज एक्सो वर्ड से समझ लो, एक्सो एग्जिट से बना है, एग्जिट मतलब आउट, ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर। तो अगर कहीं बाहर मूव हो रहा है, और एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस दोनों जो है ये सेल के कॉन्टेक्स्ट में है।
सेल के कॉन्टेक्स्ट में है कि सेल से बाहर अगर जा रहा है वाटर दैट विल बी एक्सोस्मोसिस, और सेल के अंदर आ रहा है तो दैट विल बी एंडोस्मोसिस। ठीक है, तो मूवमेंट, अब एक्सोस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर और लिक्विड आउटसाइड फ्रॉम ए सेल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। एंडोस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर लिक्विड इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अंदर की तरफ। यानी अगर ये सेल है तो इससे अगर अंदर आ रहा है ये वाटर मॉलिक्यूल H2O लिख दूं मैं इसको, अगर ये अंदर आ रहा है तो ये क्या हो गया बेटा, एंडोस्मोसिस। और अगर बाहर जा रहा है तो ये क्या हो गया, एक्सोस्मोसिस। ठीक है, तो खाली ऑस्मोसिस तो आपको ध्यान है, मूवमेंट ऑफ वाटर, और एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, ये ध्यान रखना। तो एंडो मतलब अंदर की तरफ मूवमेंट ऑफ वाटर, और एक्सो मतलब बाहर की तरफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। ठीक है, ये इस पैसेज में पूरा लिखा हुआ है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पैसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस मिलने वाले हमें 5, और उनमें से हमें आंसर किसके करने हैं, 4 को। तो हमें अब यहां तो हम 5 ही करेंगे, लेकिन एग्जाम में अगर आपके 4 आए तो आप 4 ही कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ए रेजिन इज प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन वुड। अब बेटा क्वेश्चन समझना है पहले, अगेन वही बात, रेजिन क्या होता है पहले तो मैं ये बता दूं। रेजिन यानी हम इसको बोलते हैं किशमिश, हिंदी में क्या बोलते हैं, किशमिश। किशमिश है ना, बहुत टेस्टी होती है, बहुत एक ड्राई फ्रूट होता है, और ज़रूर आप लोगों ने खाया होगा, मम्मी पापा आपके ज़रूर कहते होंगे कि बेटा खाओ, है ना। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, उसमें से एक है किशमिश। किशमिश क्या होता है, ये एक जो अंगूर होता है ना, उसको वो जब ड्राई हो जाता है, जब उसका जो पानी निकल जाता है ना उसमें से, तो किशमिश बनती है। अब किशमिश को क्या करा इन्होंने, कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड मतलब हाई कंसंट्रेशन, साल्ट यानी सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर डायग्राम से समझाऊं मैं आपको कि जैसे ये एक कोई लिया है बीकर, उसके अंदर ये क्या है, ये है कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन। देखो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम। और इसके अंदर क्या किया इन्होंने, इसके अंदर किशमिश को डाल दिया ऐसे। ओके, यानी हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस अगेन, एक्सोस्मोसिस या एंडोस्मोसिस सेल के कॉन्टेक्स्ट में। तो किशमिश किससे बनी हुई है, किशमिश सेल से तो बनी है। यानी सेल को अगर हम देखें, एक सेल को कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया इन्होंने। समझ में आया, हम इसको एक सेल के रूप में ले लेते हैं क्योंकि सेल का ही एक ग्रुप है। ठीक है, सेल का ही एक ग्रुप है। अब ऑप्शंस क्या क्या दे रहे हैं ये, उस हिसाब से हमें आंसर देखना है। शो नो चेंज, अब क्या होगा कि किशमिश है जो वो कोई भी चेंज शो नहीं करेगा। दूसरा, एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ पानी अंदर चला जाएगा। थर्ड वन इज लूज वाटर एंड बिकम फ्लैसिड एंड बिकम स्वलन। अब इन चारों में से हमें एक सही जवाब देना है। तो बेटा पिछली जो हमने क्लास ली थी, या आई कैन से जो सेशन किया था, उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, और वहाँ पर हमने ये फ्लैसिड को देखा था, है ना। तो इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। अब एक बाय एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है शो नो चेंज। तो ऐसा होगा क्या, अब देखो कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन अगर दे रहा है तो इसका मतलब है रेजिन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। तो रेजिन एक सेल है, तो रेजिन से ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बाहर। तो जो ये था सॉल्यूशन था, ठीक है, और ये रेजिन, तो अब ये हाई कंसंट्रेशन और अंदर रेजिन में क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट की। ये ध्यान रखना बेटा, ये हमेशा जब भी हाई और लो कंसंट्रेशन की बात करते हैं हमेशा साल्ट होता है। अब देखो बहुत बच्चे उलझ जाते हैं इस सवाल में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है,
क्यों? क्योंकि ये याद नहीं रहता है कि कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में पानी अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, क्योंकि रटते हैं ना, रट्टाफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, समझेंगे, हम रटेंगे नहीं, है ना, समझ जाएंगे। उसके बाद मेरा दावा है आप कभी भी नहीं भूलोगे। एंड जो मैं आपको समझा रहा हूं वो बात आपको अभी यहां खोपड़ी में अपनी जो ब्रेन है या दिमाग है उसमें डाल लेना है, ताला लगा के, और उसको चाबी को भूल जाओ। वो बात नहीं निकलनी चाहिए कभी भी। वही मैं आपको बताने वाला हूं अभी। कभी नहीं भूलोगे तो कभी गलत नहीं करोगे, और वो नहीं भूलोगे, ऐसे ही समझा रहा हूं अभी आपको मैं। तो बेटा कैसे सॉल्यूशन, ये सब तो आपने पढ़ा है कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन विल बी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ओके। तो सॉल्यूट क्या है बेटा, साल्ट, सॉल्वेंट वाटर। सॉल्यूट जो घुले, ये याद रखना, जो घुले, जैसे कि नमक, चीनी, वो क्या है, सॉल्यूट। और जिसमें घुले वो है सॉल्वेंट, लाइक वाटर। तो पानी में शिकंजी बनाते हो ना, मम्मी बनाती गर्मी के महीने में, या रसना बनाते हो, है ना, बहुत। तो वो क्या है, हम उसमें क्या करते हैं, हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोल के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो अब ये सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है। तो सॉल्यूट की मात्रा जब ज़्यादा होगी तो बेटा सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, सॉल्वेंट कम हो जाएगा। तो अगर कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। कंसंट्रेटेड है तो सॉल्यूट ज़्यादा, सॉल्वेंट कम, यहाँ की तुलना में। तो यहाँ पर बेटा अगर यहाँ देखें तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा ना। तो यानी सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है हमारा वाटर। तो वाटर कहाँ ज़्यादा हुआ बेटा, वाटर ज़्यादा हुआ रेजिन में, है ना, रेजिन में ज़्यादा हुआ, और यहाँ पर हो गया कम। ये बात यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें, चलो। अब ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि जो सॉल्यूट है वो बाहर ज़्यादा है ना, और यहाँ पर रेजिन में सॉल्यूट कम है, यानी सॉल्वेंट ज़्यादा है। यानी जो सॉल्वेंट है इन रेजिन will be more than solvent of solution। सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है, या मैं इसको ऐसे कर दूं, जो ये जो मोर देन वाला साइन आता है ना, वो कर देते हैं। तो सॉल्वेंट जो है रेजिन के अंदर वो ज़्यादा है सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन से। अभी हमने जो पीछे क्या देखा था, पीछे हमने दिखाऊं आपको, पीछे हमने देखा था वो पैसेज देखा था ना, उस पैसेज में वो पैसेज देखा था ये। तो इस पैसेज में आप देखो क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट की जो हायर कंसंट्रेशन है वहां से लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मीडियम। तो ऑस्मोसिस में कहाँ हो रहा है, सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम सॉल्वेंट की तरफ, जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूव करेगा। समझ में आ गई बात है कि नहीं, समझ में आ गई ना। चलो हम अब आंसर आ जाएगा अभी। अब कहाँ से कहाँ मूव होगा पानी, ये समझ में आ गया। जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ से कम सॉल्वेंट की तरफ पानी मूव होगा। तो सॉल्वेंट ज़्यादा कहाँ है, रेजिन में। रेजिन में सॉल्वेंट ज़्यादा था और यहाँ सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कम है। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव होगा बेटा, पानी रेजिन से निकलेगा और सॉल्वेंट जो है ज़्यादा जहाँ पे है रेजिन में वहाँ से निकलेगा सॉल्यूशन की तरफ जहाँ पर सॉल्वेंट कम है। तो इसका मतलब पानी आएगा बाहर रेजिन से, यानी ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, चेंज तो होगा, क्योंकि पानी जब बाहर निकलेगा किशमिश में से तो वॉल्यूम जो किशमिश का पहले था, क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे 70% पानी है वैसे ही प्लांट्स की बॉडी में भी पानी खूब होता है। अब इसमें से पानी जो है पहले ही तो निकल गया, और होगा तो और निकल जाएगा, तो ये गलत हो गया। एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ वाटर, एब्जॉर्ब का मतलब अंदर,
तो अंदर लेगा, अंदर तो हमने देखा अभी रेजिन से बाहर निकल रहा है, यानी एब्जॉर्ब तो नहीं होगा, ये वाला भी गलत। लूज वाटर एंड बिकम फ्लैसिड, यस, पानी निकलेगा और फ्लैसिड मतलब पिचक जाएगी, जो हमने पिछली बार बात श्रिंक पिछले सेशन में बात करी। और स्वेलन वाली बात फिर से नहीं होगी, क्योंकि अगर ये एब्जॉर्ब करता तो स्वेल करता, तो एब्जॉर्ब तो कर ही नहीं रहा, इसलिए सही आंसर क्या हो गया बाबू? सही आंसर हमारा क्या हो गया? सी, लूज वाटर एंड बिकम फ्लैसिड। ठीक है, कैसे पैसेज में ही आंसर था, ये हमने देखा अभी। तो ऐसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और उसमें आपको सही आंसर उनमें हो भी सकता है, और कई बार क्वेश्चन क्या होता है उस पैसेज से रिलेटेड होता है, तो कई बार आपको मिलेगा उस पैसेज में आंसर, कई बार हो सकता है नहीं भी मिले, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज फाउंड इन, ऑस्मोसिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसमें पाई जाती है? जो ये कुछ प्रोसेसेस के नाम दे रहे हैं जहां पर ये पूछ रहे हैं कि ऑस्मोसिस की वजह से है, ये इनके अंदर ऑस्मोसिस होता है या नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। समझ आ गया? तो पहला है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम लीफ और एरियल पार्ट, है ना? तो वेपर्स फ्रॉम, मैं प्लांट लिख देता हूं, तो प्लांट ट्रांसपिरेशन शो करता है। तो लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम प्लांट, तो प्लांट के अंदर बेटा जैसे हमने कहा पिछली बार लीफ का डायग्राम बनाया था, और उसमें हमने बनाया था स्टोमेटा बनाया था। तो अगर स्टोमेटा वाला वही डायग्राम अगर मैं वापस बनाऊं तो इस तरीके से बनाया था ना, स्टोमेटा ऐसे ही था। जिन्होंने अगर वो ये वाला लेक्चर नहीं देखा है, वो प्रीवियसली जो हमारा एमसीक्यू बेस्ड वाला सेशन है वो देख सकते हैं। तो स्टोमेटा, अब ये गार्ड सेल है, हमने पढ़ा था कि गार्ड सेल के फूलने से तो स्टोमेटा फूल जाते हैं और श्रिंक होने से बंद हो जाते हैं। तो पानी कहाँ से आएगा बेटा? पानी यहाँ से ही बाहर निकलता है, इस स्टोमेटा से ही वाटर बाहर निकलता है, H2O। ठीक है, अब ये बाहर यहाँ निकल रहा है, लेकिन ये पानी आ रहा कहाँ से है? ये पानी आ रहा कहाँ से है? ये आता है बेटा जाइलम से। कहाँ से आता है? जाइलम। और जाइलम के अंदर क्या होती है? जाइलम के इज ए टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू होता है। तो वैस्कुलर टिश्यू है, तो इस टिश्यू के अंदर क्या होगी? सेल्स होंगी, और सेल्स होंगी तो सेल्स के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होंगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो ऑस्मोसिस में क्या था? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होनी चाहिए। तो अब जब जाइलम से वो जो पानी है वो बाहर निकलेगा, और वो जब दूसरी सेल से होता हुआ और गार्ड सेल के पास पहुंच के और जब बाहर निकलेगा वहाँ से, तो वो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा? यहाँ पे मान लो ये दूसरी सेल है ना, मेसोफिल सेल्स। इस तरीके से हमने जो डायग्राम बनाया था लीफ का लाइक दिस, उसमें यहाँ पे ये हमने बनाए थे स्टोमेटा, और ये इस तरीके से मैंने बताया था आपको कि ये मेसोफिल सेल्स होती है और ये बीच में वैस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ से पानी यहाँ से होता हुआ और ये से होता हुआ और यहाँ बाहर निकल जाएगा। तो अब ये जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा? सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहा है हर बार। तो यही बात है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है और पानी बाहर एनवायरनमेंट में तो ऑब्वियसली कम होगा। ये एनवायरनमेंट में पानी थोड़ी है, अंदर जितना है उतना नहीं है, बाहर पानी कम होता है। तो अब क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो लीफ है उनका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये वाटर यहाँ से बाहर होता हुआ निकल जाएगा, उस टेम्परेचर की एनर्जी को वो यूज़ करके और उड़ जाएगा और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया? तो जो पानी है वो फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आया कि नहीं? बाहर पानी की कंसंट्रेशन है कम और अंदर जो है वो है ज़्यादा, क्योंकि कंटिन्यूअसली रूट्स एब्जॉर्ब कर रही कि नहीं कर रही प्लांट की। तो यहाँ पर पानी ज़्यादा है, बाहर कम है, तो वाटर इज मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया?
दैट इज ट्रांसपिरेशन। तो ऑस्मोटिक प्रोसेस जो है या ऑस्मोसिस जो हो रहा है कि नहीं हो रहा ट्रांसपिरेशन, ये बताओ, हो रहा है? समझ में आ गया? तो ऑस्मोसिस इज देयर इन ट्रांसपिरेशन, यहां पर ये बात हमको समझ में आ गई। दूसरा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में बेटा ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा? ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा? हमेशा लिक्विड, हमेशा क्या होगा? लिक्विड, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या कोई लिक्विड का मूवमेंट होता है या गैस का मूवमेंट होता है? गैस का होता है ना। तो जिन्होंने भी अगर रेस्पिरेशन भी सोचा है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है इसके अंदर, दे मस्ट करेक्ट देमसेल्फ। बेटा रेस्पिरेशन में डिफ्यूजन होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा। आइदर ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन वो स्पेशल इसीलिए है कि वो सिर्फ सॉल्वेंट या लिक्विड ही शो करते हैं अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बात याद रखना। इसलिए रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा? ऑस्मोसिस नहीं होगा, यहां होगा डिफ्यूजन। यानी कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, पहला है दूसरा नहीं है। चलो आगे देखते हैं, इसका मतलब मे बी हमें एक से दो या एक से ज्यादा वाला ऑप्शन मिले। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट ये भी ट्रांसपिरेशन की तरह ही है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस हो रहा है उसकी वजह से कंसंट्रेशन प्लांट सेल के अंदर बढ़ रही है। तो जैसे ये प्लांट सेल, अगर मैं प्लांट का एक ये ट्री बना रहा हूं और ये रूट बना रहा हूं मैं, ये इसकी क्या ये रूट्स है ना। तो अब जब ये पानी जब यहां से उड़ेगा बार बार प्लांट से, अगर ये मान लो ये कोई लीफ है, अब इससे पानी उड़ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? इस जगह जो सेल है उसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी उसकी? क्योंकि उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी जो था वो तो निकल गया, यानी सॉल्वेंट निकला तो सोल्यूट ही रहा। तो कंसंट्रेशन बढ़ी तो ये क्या करेगा? दूसरी सेल से पानी यहाँ शिफ्ट होगा और ये फिर यहाँ से यहाँ, इस तरीके से वाटर मूवमेंट ऊपर तक मूव करता है। एक ट्रांसपिरेशन पुल होता है फोर्स, उसकी वजह से पानी यहाँ तक आ पाता है। क्योंकि जो कंटिन्यूस लॉस हो रहा है उससे क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो सेल्स है लीव के अंदर उनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि सॉल्वेंट तो निकल गया, सोल्यूट ही रह गया। इसलिए क्या होता है? अब ये लास्ट में जब रूट है, रूट के सेल्स में भी ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ जाता है। अब बाहर क्या है? बाहर क्या है? बाहर अगर मैं ये पानी के मॉलिक्यूल्स बनाऊं लाइक दीज आर H2O मॉलिक्यूल्स, तो अगर ये पानी के मॉलिक्यूल्स है तो ये अब क्या है? ज्यादा है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? सेल से कंटिन्यूसली ट्रांसफर हो रहा है वाटर आगे की तरफ, क्योंकि पत्तियों से कंटिन्यूस लॉस हो रहा है उस पानी का। तो यहां पर जो सेल है रूट के अंदर, उसके अंदर मान लो ये अगर मैं थोड़ी सी मोटी बना दूं लाइक दिस, तो इसके अंदर जो ये सेल्स है इनके अंदर क्या है? इनके अंदर पानी कम है, क्योंकि कंटिन्यूसली पत्ती की तरफ पानी को पहुंचाया जा रहा है। तो यहां पर पानी कम हो रहा है, तो अब यहां पर पानी कम है और यहां है ज्यादा, तो अगेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा पानी का। और सेल्स है तो अगेन सेल मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी? तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पानी अंदर आ रहा है, एंडोस्मोसिस। तो यानी यहां पर भी क्या हो रहा है बेटा? ऑस्मोसिस हो रहा है, पानी बाहर से अंदर आ रहा है, क्योंकि बाहर ज्यादा है और अंदर कंटिन्यूअस ट्रांसपिरेशन की वजह से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। और जो रूट है, रूट की सेल्स के अंदर भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से पानी बाहर ज़्यादा है, तो वो सोलवेंट ज़्यादा जहाँ से कम की तरफ मूव करता है, यानी अंदर की तरफ। तो यहाँ पर भी बेटा ये क्या हो गया? ट्रांसपिरेशन की तरह ही ऑस्मोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है। तो अब चौथा ऑप्शन तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या होना चाहिए। आंसर तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अल्ले ये तो बोल रहा है पहला और दूसरा सही है। चलो देखते हैं, हो सकता है एक और हो। ओके, 1 and 3 बोथ आर करेक्ट। अब समझ में आ गया आपको कौन सा आंसर है? आंसर विल बी ई। तो ई तो यहां पे अपन ने डाला एक समझने के लिए, बाकी
4 ही मिलते हैं जनरली, तो यहाँ पे हो सकता है चौथा ऑप्शन ही होता है 1 and 3 आर करेक्ट, ठीक है, तो वो सही हो जाता है। यहाँ पर 1 and 3 ई है, इसलिए ये करेक्ट। समझ में आया ऑस्मोसिस का, जो मुझे लगता है काफ़ी कुछ अब समझ में आया होगा आपको, ऑस्मोसिस कैसे मूव करता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, पानी जो है या लिक्विड है, इट विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बस ये देखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ए प्लांट इज प्लांटेड इन पॉट एंड इरिगेटेड विथ वाटर अलोंग विथ एडिंग यूरिया इन हाई अमाउंट, ठीक है। अब यूरिया क्या है बेटा, यहाँ पे यूरिया से कंफ्यूज मत हो ना, ये यूरिया आ गया, अब इसका क्या करें, घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यूरिया क्या है मैं बता देता हूँ। यूरिया क्या है, एक साल्ट है। अब समझ में आ गया, साल्ट कह दूँ या मैं सोल्यूट कह दूँ, तो ये क्या कर रहा है, एडिंग हाई अमाउंट्स, तो वही वाली बात हो गई किशमिश वाली। किशमिश को हमने कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में डाला था, तो क्या हुआ था, पानी बाहर निकला था, तो कुछ वैसा ही शायद होगा। तो ए प्लांट इज प्लांटेड इन पॉट एंड इरिगेटेड विद वाटर, पानी डाला उसमें और उसके अंदर यूरिया ज़्यादा मात्रा में डाला, टू मेक द प्लांट ग्रो फास्टर पेस। ये पता है हमें, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस सोच के साथ कि भाई अच्छी ग्रोथ हो, यूरिया को डाला, लेकिन ये एक साल्ट है और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इससे हुआ क्या, बट द प्लांट डाइड। ओहो, जय श्री राम हो गया प्लांट का जय श्री राम हो गया, इतना ज़्यादा यूरिया डाल दिया, अब एक्सेस अति तो बुरी होती है। तो ये हो गया साहब, प्लांट डाइड। और दिस में अब हो रही है इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है कि भैया ये मरा क्यों, कैसे डेथ हुई, क्या रीज़न रहा, तो पोस्टमार्टम हो रहा है। और उसका रीज़न क्या निकल के आ रहा है, लॉगिंग ऑफ वाटर। लॉगिंग मतलब पानी इकट्ठा हो जाए। तो बेटा पानी तो इतना ज़्यादा इसमें लिखा नहीं है कि मच, अगर लिखा होता तो हम मानते कि चलो लॉगिंग ऑफ वाटर वाली बात हो सकती है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इस कंपैरेटिवली नहीं लग रहा है कि ये सही होगा। आगे 3 ऑप्शंस और देखते हैं, ठीक है। सफोकेशन, सफोकेशन मतलब ऑक्सीजन जो है जड़ों तक नहीं पहुंचे। तो अगेन वो चीज़ जब हो, जब पानी एक्स्ट्रा डाल दिया हो और जो वॉइड्स हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं या एयर स्पेसेस हैं, उनमें भी पानी जाके अटक जाए, तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी। ऐसा है नहीं। एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस अगेन, एक्सोस्मोसिस क्या था, सेल से बाहर, बताया था मैंने। एक्सो मतलब बाहर और ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर, तो सेल से बाहर मूवमेंट हो जाए पानी का, दैट इज एक्सोस्मोसिस। तो वो क्यों होगा, अब देखो वही सेम कंडीशन आ गई किशमिश वाली। किशमिश से बाहर की तरफ जो सॉल्यूशन था उसमें साल्ट ज़्यादा था, वैसे ही प्लांट जो है उसकी जड़ें हैं वो क्या सेल से बनी है, और उन जड़ों के बाहर, उन जड़ों के बाहर लाइक दिस, अगर ये जड़ें हैं तो जड़ों के बाहर जो है यूरिया खूब पड़ा है, ये यूरिया पड़ा है खूब सारा। तो बाहर क्या है, सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है, अंदर कम है, या मैं कह दूं अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है। हमें तो सॉल्वेंट ध्यान रखना है अभी। तो सॉल्वेंट ज़्यादा कहाँ है, अंदर, क्योंकि सॉल्वेंट बाहर कम है, सोल्यूट बाहर ज़्यादा है। यूरिया की बाहर डाल दी ना ज़्यादा, तो अब क्या हुआ, सोल्यूट बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, सॉल्वेंट अंदर ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट ध्यान रखो, सॉल्वेंट पकड़ लो बस, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को मत पकड़ो, दोनों को पकड़ोगे कंफ्यूज होगे। सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा, पानी जहाँ ज़्यादा, वो कम की तरफ जाएगा, जहाँ पानी ज़्यादा है वो अपने कम की तरफ जाएगा। तो अंदर ज़्यादा है, अंदर से बाहर निकलेगा, तो एक्सोस्मोसिस हो गया, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आएगा, एक्सोस्मोसिस। और उसकी वजह से क्या होगा बेटा, अब पानी तो जीवन है, जल ही जीवन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पानी बिन सब सून, जल बिन कुछ नहीं, जल बिन तलफट मीन। वही वाली बात है कि जब ये पानी इतना निकल जाएगा तो बेचारा पौधा तो मरना ही है ना उसको। तो फिर तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आएगा कि भाई साहब एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया डालने से एक्सोस्मोसिस हुआ, और उस वजह से फर्दर डिहाइड्रेशन से जो वाटर था दैट वाज नॉट देयर इन द प्लांट टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस खत्म हो गई होनी, और उस वजह से वो प्लांट खत्म हो गया है, डेथ हो गई प्लांट की। दैट विल बी द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ठीक है। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर फॉर यू।
आंसर विल बी सी, एक्सोस्मोसिस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन, अभी ये ऑस्मोसिस और ये तो आप एकदम पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। रात को 12 बजे भी उठा के कोई पूछे ना ऑस्मोसिस, तो तुम बिना रुके धड़ाधड़ पढ़ा दोगे उसको। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मेनली अचीव्ड बाय द प्रोसेस, ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो हमने उसमें मूवमेंट ऑफ वाटर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हैं, ऑप्शंस दूं क्या इसका आंसर? तो अब मुझे लगता है आपको अब आ गया होगा समझ में। तो ये गार्ड सेल के अंदर मूवमेंट हुआ था वाटर का, एंडोस्मोसिस हो गया ना। अंदर सेल है, गार्ड भी सेल ही तो है, तो क्या हुआ? एंडो ऑस्मोसिस हुआ कि नहीं हुआ ओपनिंग में? और क्लोजिंग में क्या हुआ? तो एंडोस्मोसिस हो रहा है, और इस स्टेज को क्या बोला था हमने? टर्जिडिटी। टर्जिडिटी तो बोला था भाई, पिछला एक बार पढ़ लेना, ये पिछला वाला वीडियो अगर देख लोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। बाहर निकलेगा तो एंडोस्मोसिस का उल्टा हो जाएगा, दैट इज इसको एक्सोस्मोसिस। बाहर हो गया एक्सोस्मोसिस। तो ये हमने बोला था फ्लैसिड, ये कंडीशन को बोला था फ्लैसिडिटी। जो पिचक जाएगी, सिकुड़ जाएगी ना गार्ड सेल, उसको बोलेंगे फ्लैसिडिटी। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसमें भी ये टर्म आई थी। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देखें हम, क्या है? डिफ्यूजन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मेनली अचीव्ड बाय द प्रोसेस। अगेन डिफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि डिफ्यूजन कैन बी शोन बाय आइदर गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, तो अगर कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो डिफ्यूजन भी हम कर सकते हैं, अगर कोई और रिलेवेंट नहीं हुआ तो डिफ्यूजन इज नॉट, ये नहीं कह सकते कि एकदम गलत है। आगे चलते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? फैसिलिटेड, अब फैसिलिटी मिली हुई है भाई। आप लोग कई बार जाते हो कहीं, कहाँ पे? शादी में जाते हो, तो वहाँ पर आप एक तो शादी में आप खुद ही चले गए खाने वाली जगह पर, और खुद ही आप परोस के लेके आ रहे हो। एक होता है फैसिलिटी मिलती है आपको कि आप वहाँ पे जाके, आपको गेट पर एक आदमी आएगा वेलकम करने, वो साथ लेके जाएगा, कुर्सी पे बैठाएगा और आपसे पूछेगा कि सर आपके लिए क्या लाऊं, फिर वो जाएगा और थाली में डाल के आपके लिए खाना लेके आएगा, दैट इज़ फैसिलिटी। वैसे ही डिफ्यूजन में भी फैसिलिटी हो कि कोई लेके जाए, किसी भी कंपाउंड को अगर कोई अपने साथ लेके जाए, कैरियर प्रोटीन होगा इसमें, वो कैरियर प्रोटीन लेके जाएगा साथ अपने, जहाँ तक उस कंपाउंड को पहुँचाना है ना, तो दैट विल बी ए फैसिलिटी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विथ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ओस्मोसिस, यही तो ढूंढ रहे थे हम यार, हैं? तो ओस्मोसिस तो आ गया, यानी कि हमें जो मोर करेक्ट है वही हमेशा सेलेक्ट करना होता है। तो मोर करेक्ट, अब टेंशन वाली बात नहीं हमारे पास है, ओस्मोसिस ही होगा। देख डी क्वेश्चन क्या है? बोथ ए एंड बी। तो बेटा आप ये बताओ, ओस्मोसिस छोड़ के ए एंड बी पर जाएं क्या हम? मोर करेक्ट इज ओस्मोसिस, क्योंकि डिफ्यूजन में तो सॉलिड का भी होता है, गैस का भी होता है, और यही यहाँ पे भी लागू है। लेकिन ओस्मोसिस जो है वो तो वाटर, या मैं कह दूँ लिक्विड का ही होता है, हमेशा लिक्विड का ही होगा बेटा, ये ध्यान रखना। तो स्टोमेटा तो ओपन और क्लोज तो वाटर के मूवमेंट से ही तो हो रहे हैं, है ना। तो इट मीन्स अगर डिफ्यूजन ले लेते हो तो उसमें गैस और सॉलिड भी साथ आ गया, तो दैट विल नॉट बी पर्टिकुलर फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर। पर्टिकुलर ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑस्मोसिस विल बी डिफाइनिंग। ठीक है, तो ऑस्मोसिस ही डिफाइन कर रहा है पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो अब ये वाला मत कर देना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या है, बोथ देखा कि नहीं और आंख मिच के दें, ऑल ऑफ दीज वाला आ जाता है कई बार, तो पढ़ो मत और ऑल ऑफ दीज ही होगा। नहीं, ये टेंडेंसी सही नहीं है, आदत मत बनाओ। देखो, समझो, फिर आंसर करो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? सी विल बी द आंसर। ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द प्लांट सेल साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय सेल वॉल। ठीक है, ये तो हमें पता है, 9th क्लास में सेल पढ़ा है आप लोगों ने। तो प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल वॉल और
सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल सबसे बाहर, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन। द कैरेक्टर ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस इट इज नोन एज। तो अभी हमने देखा, इतनी देर से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ऑस्मोसिस के, उसमें हम बात कर रहे हैं बार बार कि सेल मेम्ब्रेन से अक्रॉस मूवमेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन से अक्रॉस मूवमेंट होता है। तो दैट इज ए फीचर जिसमें सेल मेम्ब्रेन अलाउ कर रही है मूवमेंट को। तो सेल मेम्ब्रेन, ये कैरेक्टर ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस इट। तो ये पूछ रहे भाई इसको बोलते क्या है। तो बेटा इसमें हमने अभी देखा उस हिसाब से वाटर का जैसे मूवमेंट हो रहा है, ऐसे जरूरी नहीं है कि सभी मूवमेंट, सभी जो मटेरियल है या सब्सटेंस है उनका मूवमेंट अलाउ करती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सभी सब्सटेंसेस का मूवमेंट नहीं करने देती। इट सेलेक्ट्स एंड अलाउज मूवमेंट ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल्स। सो इट इज एक्चुअली सेलेक्टिव परमिएबल, है ना। सेलेक्टेड कंपाउंड्स के लिए है परमिएबल, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बेटा। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है फॉर सर्टेन सब्सटेंसेस, उनको सेलेक्ट करती है कि हाँ ये अच्छा है, काम का है, अंदर आने दो, तो वो चीज़ है। तो इसको क्या बोलते हैं, अब मैंने आपको नाम बता दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं। इम्परमिएबिलिटी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्परमिएबिलिटी में जाने ही नहीं दे कुछ, तो ऐसा तो होगा नहीं। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, कंप्लीट और फुल परमिएबिलिटी, नन ऑफ दिस। तो आई थिंक इसमें अब ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी विल बी द आंसर, ठीक है। सो ये था हमारे इस पार्ट में एक क्वेश्चन ऑफ केस बेस, जिसमें हमने 5 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी वापस आ रहे हैं आपके सामने, वापस नेक्स्ट पार्ट लेके, जिसमें हम जो दूसरी लाइफ प्रोसेस है हमारी, लाइफ प्रोसेस में हमने हमारे 4 हम पढ़ेंगे, जिसमें न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे, और एक्सक्रीशन वाला जो प्रोसेस है उससे भी क्वेश्चन लाएंगे। तो हर पार्ट में हम एक प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमने कौन सी करी, हमने अभी बात करी ट्रांसपोर्ट वाले की, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस के साथ मिलेंगे, तब तक आप क्या करेंगे, आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, ठीक है। आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या कुछ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और इसके साथ ही योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। और कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन जरूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।